तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं और इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी है सफलता बैच क्लास 12th फिजिक्स। इस प्लेलिस्ट में बच्चों आपको अभी तक की जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं इस प्रैक्टिस सेट की, वो आपको सारी की सारी इस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स के हर एक प्रूविंग्स को देखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th। इसमें फिजिक्स की बच्चों हर एक प्रूविंग को मैंने सॉल्व करा के दिखाया हुआ है। ठीक है, आप इन दोनों प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट की सारी वीडियो देख सकते हैं और क्लास 12th की हर एक प्रूविंग को यहाँ पे जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं। दो बच्चों आवेश लिए गए हैं और दोनों आवेशों को कहा गया है K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। उनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। शुरुआत में बताया गया है कि इनके बीच में लगने वाला बल यानी कि फोर्स F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए, पहले माध्यम का परावैद्युतांक K1 था, अब इसको चेंज करके K2 कर दिया जाए, तो कह रहे हैं तब उनके मध्य स्थिर वैद्युतिकी बल होगा कितना। तो सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि बल का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी बच्चों बल के फार्मूले को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं कूलाम का नियम। यहाँ पे सबसे पहले सवाल में लिखा था कि परावैद्युतांक यानी K, इसकी वैल्यू सवाल में कही गई थी K1 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी वही है और दूरी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे R है। दोनों आवेश की वैल्यू Q1 और Q2 थी। इसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर परावैद्युतांक को बदल दिया जाए, K से कितना कर दिया जाए K2, तो बल भी बदलेगा। तो मान लेते हैं अब जो बल हो रहा है वो F डैश है, आवेश वही है, दूरी वही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम लोग समीकरण 2 में 1 से भाग कर दें, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2 क्या लिखा है F डैश, डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से जो लिखा है F, इसको ऊपर रखेंगे और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको नीचे रख देंगे। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो बच्चों ये 1/4πε0 से 1/4πε0 कट रहा है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कट रहा है, तो क्या बचेगा 1/K2 और यहाँ से क्या बचेगा 1/K1। K1 को बच्चों ऊपर लिख देंगे और K2 को नीचे लिख देंगे, तो F डैश अपॉन F, F डैश अपॉन F बराबर क्या आ जाएगा, K1 ऊपर K2 नीचे, तो K1/K2। यहाँ से बच्चों अब जो बल है यानी F डैश, इस बल को उधर भेजेंगे क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो K1/K2 इंटू F, यानी अब जो बल है बच्चों वो पहले वाले बल का K1/K2 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर बच्चों अगर आप देखिए तो थर्ड में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां FR एवं FV हैं। लाल रंग के लिए बच्चों आपको फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मतलब क्या होता है F, और लाल रंग का है इसलिए FR यानी कि रेड। बैंगनी रंग का प्रकाश फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी का मतलब F, बैंगनी का मतलब वायलेट यानी कि यहाँ पे V लिख दिया गया है। आपसे कहा गया है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। तो जो आप जानते हैं एक छोटी सी बात कि फोकस दूरी में रिलेशन बताना है। ठीक है, और आप एक बात जानते हैं कि स्नेल का नियम होता है कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 - 1/r2। यहाँ से अगर बच्चों आप देखें तो जो म्यू होता है, म्यू को आप n से भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक जिसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीले रंग का बच्चों अपवर्तनांक लाल रंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो n और f में जो रिलेशन है वो उल्टा रिलेशन है। n ऊपर लिखा है, f नीचे लिखा है। उल्टे का मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू ज्यादा होगी तो f की वैल्यू कम होगी, और अगर बच्चों n की वैल्यू कम हुई तो f की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि n म्यू वाले का कैसा है, सॉरी n नीले रंग का कैसा है, n और म्यू बच्चों सेम होते हैं, नीले रंग का कैसा है ज्यादा, यानी नीले रंग की बच्चों फोकस दूरी कैसी हो जाएगी कम, क्योंकि इसका n ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों अगर लाल रंग का बच्चों n यानी कि म्यू ही होता है वो कम है, तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, तो FR इज ग्रेटर देन टू FV। तो ये कि बच्चों हम लोग कह रहे हैं कि FR इज ग्रेटर देन टू FV, जो कि ऑप्शन नंबर लिखा है दूसरे में।
ठीक है, तो इस बात में आपको बस इस सवाल में ये याद रखना है कि अपवर्तनांक को म्यू और एन दोनों से डिनोट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि नीले रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कितना कालांतर होता है। तो ये बच्चों हम लोगों ने प्रश्न कई बार किया हुआ है। सबसे पहले फिर से बता दूं कि ये वैद्युत तरंग के संचरण की दिशा है, और ये उसका वैद्युत क्षेत्र, और ये उसका चुंबकीय क्षेत्र, तीनों ही आपस में लंबवत होती हैं। तरंग के चलने की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीनों ही हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत होती है। आपसे इस सवाल में पूछा जा रहा है, सवाल को ध्यान से देखें, कि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर, तो हम कहेंगे पाई/2 है, यानी कि 90 है। आप 90 भी लिख सकते हैं, पाई/2, हालांकि ऑप्शन में पाई/2 लिखा हुआ है। इसके बाद चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। सबसे पहले एक फिगर समझेंगे बच्चों, ये एक प्रकाश सुग्राही धातु है। इस पर ये क्या कर रहे हैं, ब्लैक जो आप देख रहे हैं ब्लैक से, ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। अब ये प्रकाश आ रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगी। तो इन्होंने कहा है कि आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। आवश्यक, आवश्यक का मतलब क्या है कि इस धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को कितनी तरंगदैर्घ्य चाहिए, 2000। यानी आवश्यक तरंगदैर्घ्य बच्चों कहेगा तो इसको देहली तरंगदैर्घ्य कहेंगे। देहली तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से, 2000 एंगस्ट्रॉम। फिर क्या कहा गया है, 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर, अब देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 1000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य आपतित होने पर, विकिरण आपतित होने पर, यानी जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य 1000 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का मतलब बच्चों उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ई के, यानी कि आपको इस सवाल में बताना है। तो आप जानते हैं कि फार्मूला होता है आइंस्टीन के समीकरण की, बच्चों जब प्रूविंग स्टार्ट की जाती है तो इस फार्मूले को याद रखें, E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई के। ई का हमको ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें कि लैम्डा आता हो, तो आप कहेंगे ई बराबर होता है सर एच सी बाई लैम्डा। डब्ल्यू की जगह बच्चों ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें लैम्डा नॉट आता हो, तो एस सी बाई लैम्डा नॉट, और ई के ऐसे ही रहेगा। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस वाली साइड को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों ये चीज़ जैसे इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। बराबर में क्या लिखा है, ई के। दोनों साइड से बच्चों क्या कॉमन है, ऊपर से एस सी कॉमन है, तो 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट इज इक्वल टू में क्या लिखा है, ई के। ये ऐसे लिखा है, इसमें एलसीएम, लैम्डा नॉट इधर, लैम्डा इधर आएगा, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर में ई के। जो एच की वैल्यू क्या होती है, प्लांक की नियतांक 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी प्रकाश की चाल है, 3 इंटू 10⁸ आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट की वैल्यू बच्चों सवाल में शुरुआत में दे रखी है 2000। एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे 10⁻−10 से, माइनस का साइन। लैम्डा की वैल्यू सवाल में 1000 है, और एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे 10⁻−10 से। लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट ऐसे रख दिया गया है, बराबर में लिखा हुआ है ई के। कैलकुलेशन के पार्ट को बच्चों ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी ऐसे लिखी है बच्चों। यहाँ पे 2000 में अगर 1000 घटा दिया जाए, 2000 में 1000 घटा देंगे तो 1000 बचेगा, और ये पावर ऐसे ही लिख जाएगी। इसके बाद ये चीज़ बिल्कुल सेम ऐसे लिखी थी, बस 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 20 माइनस 1000। ये लिखा है, 2000 बच्चों ये लिखा है। 1000 से बच्चों अगर 1000 को काट दिया जाए तो ये ऐसे कट जाएगा पूरा का पूरा, ये चीज़ ऐसे लिखी है। और यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 20 माइनस है, 20 ये पावर माइनस बच्चों है, और अगर इसको हम लोग टोटल देखें तो माइनस की 34 माइनस की 10, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, माइनस की 44 पावर। 44 को बच्चों अगर 20 से कैंसिल कर दिया जाए तो ऊपर कितने बचेंगे, माइनस के 24। और बच्चों नीचे क्या बच रहा है, 3 जीरो ये थे तो हम लोगों ने 3 जीरो लिखा, और इस 2 को इस 66 से काट देंगे तो 3 3 पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद
ये चीज़ ऐसे लिखी थी। पावर समझ पा रहे हैं ना 24 कैसे आई है? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 34 में पहले 20 गई, 14 बचेगी, 14 में से -10 और है तो माइनस की 24 बचेगी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 33 का गुणा इस तरीके से कराएँगे 9.9, पावर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 8 प्लस, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कितनी पावर बचेगी, माइनस की 16, और माइनस 16 में बच्चों अगर इस 3 को ऊपर भेज दिया जाए तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 16 और -3 और तो -19, या तो इस कैलकुलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्लस कट जाएगा, तो कितने बचेंगे 5 प्लस के, 5 प्लस 24 माइनस तो 19 ही आएगी, ठीक है? यानी बच्चों ईके की वैल्यू कितनी आ गई, 9.9 इंटू 10 की पावर -19 जूल। लेकिन आप देख रहे हैं जितने भी ऑप्शन लिखे हैं बच्चों, उसमें ईके की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी हुई है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 99 में बच्चों हम लोग 16 से डिवाइड कर रहे होंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा वो 6.2, पावर से पावर कैंसिल हो गई, ठीक है? तो अगर अप्रॉक्सीमेट के हिसाब से बच्चों देखा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है कि एल लंबाई कितनी बताई जा रही है, एल। तार में ए आई एम्पियर की धारा बह रही है, धारा की वैल्यू कितनी बताई गई है, आई। तार बी वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बताई जा रही है, बी। 30 अंश पर झुका हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी बताई जा रही है, 30 अंश। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल बताना है। बल का मतलब बच्चों क्या होता है, एफ। तो आपको एक ऐसा फार्मूला सोचना है जिसमें बल के फार्मूले में एल, आई, बी और थीटा सब आते हैं। तो आप कहेंगे एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। यहाँ से बच्चों आई बी एल सेम दिया गया है, थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ से इसका गुणा कराओगे तो एफ की वैल्यू आई बी एल बाई 2, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा है, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल बच्चों कितना बताया गया है, 6 वोल्ट। 3 सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 3 सेलें हैं, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो कह रहे हैं संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सी बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। याद रखना है कि समांतर क्रम में बच्चों विभव कैसा होता है, समान होता है। अगर ये सभी 6-6 वोल्ट की हैं तो इन तीनों को कंबाइंड करने पर भी जो वैद्युत विभव आएगा वो 6 वोल्ट का ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है, ठीक है? यानी कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 6 वोल्ट। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर। पहला अति लघु आपके सामने लिखा हुआ है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता की आपको बच्चों डेफिनेशन बतानी है। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग इसके फार्मूले पे चलेंगे। गतिशीलता को डिनोट किया जाता है बच्चों किससे, म्यू से, और इसका फार्मूला होता है वी डी बाई ई, जहाँ वी डी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुगमन वेग, और ई को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही हम लोग गतिशीलता कह सकते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है, और नीचे से पढ़ेंगे तो एकांक शब्द है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक भी याद रखिएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड इंटू वोल्ट। कैसे आया है, वी क्या है बच्चों, अनुगमन वेग यानी कि चाल ही है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, ठीक है? अब ये ई का एक मात्रा का फार्मूला जानते होंगे, ई बराबर होता है वी बाई एल। तो वी का मतलब विभव, एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी मीटर, 2 मीटर से क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है? चलिए इसके बाद हम लोग बच्चों चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख दिया जाए। सबसे पहले बच्चों बात कि विवर्तन में कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ का बच्चों जो फार्मूला होता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई होता है, ठीक है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझते चलिए। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई कोणीय चौड़ाई का ये फार्मूला है। ये फार्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में इससे सवाल पूछा जाता है कि कोणीय चौड़ाई बताइए।
ठीक है। 2 से 2 बच्चों कैंसिल ना करें क्योंकि कोणीय चौड़ाई 2 थीटा ही पूरी होती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है इस पूरे अगर उपकरण को जल में डुबो दिया जाए तो इस कोणीय चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रयोग को जल में डुबो दिया है। अब बच्चों अगर जल में डुबो दिया गया तो लैम्डा तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये लैम्डा कब लिखा जाता है, जब प्रकाश वायु में या तो फिर निर्वात में चलता है तब तक लैम्डा लिखा जाता है। लेकिन ये किस में डुबो दिया गया है, जल में। अगर ये जल में डुबो दिया गया तो इस लैम्डा डैश लिखेंगे, और लैम्डा डैश बराबर बच्चों आप जानते हैं फार्मूला होता है लैम्डा बाई एन, जहाँ एन क्या है, जल का अपवर्तनांक, क्योंकि जल में डुबोया गया है। इसके हिसाब से बच्चों अब अगर मैं कोणीय चौड़ाई का सूत्र लिखूंगा तो 2 थीटा डैश कर दें और 2 लैम्डा की जगह लैम्डा डैश आ जाएगा, अपॉन में ई लिखा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 थीटा डैश बराबर 2, ये ऐसे लिखा है। लैम्डा डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई एन, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बच्चों अगर इस एन को बंद कर दिया जाए कुछ देर के लिए तो ये 2 लैम्डा बाई ई किसके इक्वल है, 2 थीटा के। यानी कि इसकी जगह 2 थीटा लिखा जा सकता है, अपॉन में क्या लिखा है, यानी अब जो कोणीय चौड़ाई है वो पहले वाली कोणीय चौड़ाई का 1 बाई एन गुना हो जाएगी। ऊपर 1 लिखा है, 1 बाई एन, यानी अतः कोणीय चौड़ाई 1 बाई एन गुना रह जाएगी। ठीक है? बहुत आसान सा सवाल था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, समझाइए। इन्होंने कहा है कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका रीजन क्या है। तो बहुत आसान सा रीजन है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसका कारण बच्चों क्या है, क्योंकि जहां पर अगर ये मान लेते हैं प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं होती हैं। अब बच्चों जब अलग अलग ही डायरेक्शन है तो ये कभी भी काट सकती ही नहीं, क्योंकि इनकी दिशाएं ही अलग अलग है, और जब दिशाएं ही अलग अलग है तो काटने का कोई औचित्य ही नहीं है। यानी कि दो वैद्युत बल रेखाएं बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर उनकी अलग अलग दिशाएं होती हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, बच्चों धारा का वर्ग माध्यमूल कितना दिया है, √2। धारा का मतलब क्या होता है, आई। वर्ग माध्यमूल का मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी IRMS की वैल्यू कितनी दी है, √2। फिर क्या पूछा गया है, तो धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। धारा के शिखर मान को लिखा जाता है I0 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप बच्चों सभी जानते हैं, कई बार बताया गया है, IRMS बराबर होता है I0/√2। IRMS की वैल्यू सवाल में √2 दी गई है, I0 ऐसे अपॉन में √2, √2 का √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, यानी I0 की वैल्यू बच्चों के आगे 2। और I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। पांचवा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, समस्थानिक व समभारिकों में अंतर लिखिए। कुल मिला के आपको बच्चों समभारिक और समस्थानिक बताना है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चीज को कई बार पढ़ा हुआ है। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक में बच्चों क्या होता है कि परमाणु में आप तीन चीजें जानते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और परमाणु भार होता है। तो समस्थानिक में क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन और परमाणु भार अलग अलग होंगे। ठीक है। समभारिक में भार समान होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग होंगे। बात में सम न्यूट्रॉनिक अगर कहता तो उसमें न्यूट्रॉन समान होते, भार और परमाणु क्रमांक दोनों ही कैसे होते, अलग अलग होते। ठीक है। जिसमें भी सम लग जाएगा बस वो चीज समान कर देनी, बाकी सबको अलग अलग कर देना है। समस्थानिक क्या है कि वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तथा न्यूट्रॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों 1 1 1, यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है आप सभी जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या है। तीनों में कैसी आ रही, सेम। भार देखो तो 1 2 3 सबका अलग अलग आ रहा है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं पता है ना सबको, 1 में 1 इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 में 1 जाएगा 0, 2 में 1 जाएगा 1 न्यूट्रॉन है, 3 में 1 जाएगा 2 न्यूट्रॉन है। तो सबके न्यूट्रॉन भी अलग आ रहा है, इसके 0, इसके 1, इसको 2, बाहर भी सबके अलग अलग हैं। प्रोटॉनों की संख्या तीनों में कैसी बच्चों, सेम है। उसके बाद बात करते हैं समभारिक। वे परमाणु जिनके नाभिक में उपस्थित परमाणु भार
समान होता है। परमाणु भार कैसा होता है? समान होता है। तथा प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समभारिक कहते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, परमाणु भार समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 6C14, 7 एंड 14। तो आप बच्चों देख रहे हो ऊपर 14 लिखा है, यहाँ भी 14 लिखा है। दोनों के भार समान है। प्रोटॉनों की संख्या दोनों में अलग अलग दिख रही है, 6 7 अलग अलग है। अगर मैं इसके न्यूट्रॉन निकालूं तो 14 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। 14 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। 8 और 7 यानी न्यूट्रॉन भी कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे बच्चों, चलते हैं। इसी मकान में 200 वोल्ट, वोल्ट का मतलब बच्चों क्या हो गया? विभव दिया है। विभव कितना दिया गया है? 200 वोल्ट। 60 वाट के 200 बल्ब, एक बल्ब की शक्ति 60 वाट का बल्ब है एक, और बल्बों की संख्या है कितनी? 200। अगर बच्चों एक बल्ब 60 वाट का आपके यहाँ लगा दिया जाए और टोटल 200 बल्ब है, तो हर बल्ब की शक्ति बताई गई 60, तो टोटल शक्ति कितनी हो जाएगी? दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 1200। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉरी, 12,000 आएगी कुल शक्ति। ठीक है, इसका जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर कह रहे हैं आगे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक दिन। 24 घंटे, टाइम कितना दिया जा रहा है? 24 घंटे। वह वैद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसका फार्मूला बच्चों आपने हाई स्कूल की फिजिक्स में भी पढ़ा है कि वह वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, सबको याद आ रहा होगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। बच्चों वाट टोटल कितने हो गए? एक बल्ब 60 वाट का था, 200 बल्ब थे, यानी कि 12,000। इंटू घंटे कितने हैं? 24 घंटे हैं। इंटू दिन कितने हैं? एक दिन में प्रतिदिन। तो यहाँ से 3 थे, 3 जीरो चले जाएंगे। 12 का गुणा किससे कराएंगे? 24 से। 12 का गुणा 24 से कराएंगे, 288 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग अपने सीधे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला लघु आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब बच्चों त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है? 0.7 एंगस्ट्रॉम। त्रिज्या यानी कि रेडियस, जिसको डिनोट किया जाता है किससे? आर से, और आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है 0.7। एंगस्ट्रॉम को बच्चों चेंज किया जाता है 10⁻⁻10 से। कण का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन है तो दो चीजें फिक्स रहती है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स रहता है, आवेश चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का बच्चों द्रव्यमान भी फिक्स होता है 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्या कहा गया है आगे? 6.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड की चाल से, चाल 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। चाल को बच्चों डिनोट किया जाता है किससे? वी से। वी की वैल्यू ये दी रखी है। आगे क्या पूछा गया है? कक्षा में तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि बच्चों आपको आई की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों अगर इन फार्मूले को देखा जाए, जो दिया गया डाटा है, क्यू दिया है, आई पूछा गया रहा, तो आप सभी जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। लेकिन समस्या किस बात की है कि यहाँ पे क्यू तो हम रख लेंगे, आई हमें बताना है, लेकिन टाइम कहाँ से लाया जाए? तो इसके लिए बच्चों आप जानते हैं टाइम यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे चक्कर लगा रहा है? वृत्ताकार मार्ग पे। अब वृत्त में जब चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए दूरी तो पेरीमीटर यानी कि परिधि हो गई, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। चाल को लिख लेते हैं बी से। टी का मान बच्चों हम लोगों ने अभी यहाँ पे रख देना है। ठीक है, जैसे आप टी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्यू लिखा है, आई टी की वैल्यू 2πr/v। यहाँ से कह सकते हैं क्यू की वैल्यू ये रख दी, आई हमें बताना है 2 ऐसे लिख दिया गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस गिवन है 0.7 10⁻⁻10, और वेलोसिटी आपको गिवन है। सारी की सारी वैल्यू रख दी गई। इसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट देखें। जो क्या किया गया है, 19 पावर माइनस है, 10 ये माइनस है, सामने से इस पावर को उड़ा दिया तो कितनी पावर बचेगी? -9। ठीक है, यहाँ से फिर क्या हुआ है बच्चों कि ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ऊपर 7 बचेगा, और ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और 22 को बच्चों इस 66 से उड़ाया गया, 3 बार में कट गया, और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा? 2। पावर नीचे कितनी है? 4। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस 2 को 16 से कैंसिल कर रहे हैं, 16 को 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 2 अट्ठे 16। इसके बाद ये
3 नीचे था, इधर आएगा मल्टीप्लाई, पावर ये भी इधर मल्टीप्लाई। 8 3 24 यानी 2.4, माइनस का 9 प्लस के 4 तो कितनी पावर बचेगी? माइनस की 5, यानी बच्चों आई की जो वैल्यू आ गई वो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एम्पियर। ठीक है, चलते अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न बच्चों एक प्रूविंग है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स की पूरी प्रूविंग मैंने बच्चों आपको पढ़ा रखी है। फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th नाम से मैंने आपको बच्चों प्लेलिस्ट बताई थी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सफलता बैच में जाएंगे तो इस चैप्टर के अभी जो सफलता बैच बच्चों चल रहा है इसमें 30 प्रैक्टिस सेट कराने का मैंने आपसे वादा किया है। तो 30 प्रैक्टिस सेट बच्चों आपको पेपर से पहले मिल जाएंगे, आप उनको इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। ठीक है, और फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th से बच्चों इस प्लेलिस्ट में जाने पर आपको फिजिक्स की हर एक प्रूविंग मिल जाएगी। तो वहां पर भी मैंने ये प्रूविंग करा रखी, एक बार वापस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो अवतल गोलीय पृष्ठ पर बच्चों अपवर्तन का सूत्र क्या निकल के आता है? n बाई वी माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। इसका सत्यापन करना है तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कैसे आएगा? अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये उसका एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बिंदु ए पर एक वस्तु रखी है, वस्तु से ये चल रही है एक प्रकाश किरण। चलने के बाद ये माध्यम n1 माना गया है, इधर वाला माध्यम n2 माना गया है, ये सघन है। अब क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब कहाँ से खींचा गया? ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है ये अभिलंब है। यहाँ से ये क्या होगा, सीधा झुक जाएगी ऐसे हल्का सा। तो ये सीधे ऐसे नहीं जाएगी, डॉटेड लाइन हो गई, ये आभास है कि सीधा जानी चाहिए थी। ये हल्का सा झुक गई, इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ कहीं कट करेगी। ये बीटा एंगल मान लेते हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही बी पर। तो यहाँ पर वस्तु रखी है, वस्तु की इस मूल बिंदु से दूरी को मानते हैं u। ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की इस मूल बिंदु से दूरी मानेंगे बच्चों कितना? v। और ये है सेंटर, सेंटर से इसकी पेरीमीटर यानी कि ओरिजिन से हम लोग दूरी कह सकते हैं r, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को गामा मान लिया गया है। और अब एक छोटी सी बात जानते हैं बच्चों, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अभिलंब और प्रकाश किरण के आने के बीच का जो एंगल होता है वो आपतन कोण होता है, यानी कि आई। ये अभिलंब ऐसे सीधा गया है, ये प्रकाश किरण जा रही है, अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच का एंगल आर है। अगर ये एंगल आर है तो बच्चों यहाँ पर ये एंगल आर होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि एन है। ये एन आपको थोड़ा सा दूरी पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में बच्चों ये अवतल गोलीय पृष्ठ बहुत छोटे होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको इतनी दूर ना दिख के बिल्कुल इसी के पास होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस पूरी इसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग को स्टार्ट करने से सबसे पहले स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम बच्चों क्या होता है? n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। आपने स्नेल के नियम को ऐसे पढ़ा होगा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर से। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। इसके बाद क्या करेंगे, छोटे कोण के लिए बच्चों, क्योंकि ये लेंस बहुत छोटे होते हैं अपवर्ड, तो छोटे कोण में क्या हो जाएगा कि साइन थीटा जो हटा देते हैं, साइन ऑफ थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि n1 यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ आई, यहाँ पे क्या है n2 साइन हट जाएगा, क्या बचेगा आर। जरूरी नहीं कि सिर्फ साइन ही हटेगा, आप साइन कॉस टेन कॉट से कुछ भी लिखा हो वो हट जाएंगे, केवल एंगल बचता है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखें, ट्रायंगल ACM, 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 इस ACM को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के बना रखा है। तो आप देख रहे हैं ACM, ए पे कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। सी पे यहाँ पे लास्ट में इधर कितना बना है? गामा। ACM पूरा ये एंगल कितना है? आई, तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और आप बच्चों एक छोटी सी बात जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण का मतलब जो त्रिभुज के बाहर बनता है, बहिष्ठ कोण शेष दो अंतःकोणों के योग होता है। तो यहाँ पे किसके किसके सम के बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस आई के, तो अल्फा प्लस आई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को इधर भेजेंगे, गामा माइनस अल्फा किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई की। इसी प्रकार से बच्चों BCM त्रिभुज लेंगे, BCM ये त्रिभुज, यहाँ पे इसको निकाल के दिखाया गया है। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि BCM में गामा इज इक्वल टू त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो बीटा प्लस आर। आर की वैल्यू निकालेंगे,
तो बीटा इधर आएगा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आई और आर के बच्चों वैल्यू को, आई और आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम लोग 1 में रख देंगे। आई और आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो जैसे रखेंगे आप देख रहे हैं एन लिखा हुआ, आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी, गामा माइनस अल्फा। ये क्या लिखा है, N2। आर की वैल्यू क्या निकल के आई है, गामा माइनस बीटा। तो यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। इसके बाद क्या कह सकते हैं कि यहाँ तक आ गए। इसके बाद इस N2 बीटा को बच्चों हम लोग उठा के इधर लाएंगे, तो इधर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का। ये N1 अल्फा ऐसे ही लिखा है और ये इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ से गामा। ठीक है, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। यहाँ से मल्टीप्लाई कराने पर गामा गामा वाले एक तरफ कर लिए, बीटा और अल्फा वाले एक तरफ कर लिए, गामा कॉमन कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इसके बाद जो ये बच्चों फिगर बना था, इस फिगर को वापस देखेंगे, इस फिगर को वापस देखिए, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ANM, ANM। ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ANM। ए पे एंगल कितना है, अल्फा। ए से लेके एन तक की दूरी मैंने बताया यहाँ तक सेम यही रहेगी, जो कि कितनी है बच्चों, यू। यहाँ पे यू लिख दिया गया है। तो टेन अल्फा अगर बच्चों इस फार्मूले में गया है तो टेन क्या होता है, लंब। लंब का मतलब क्या हो गया, MN। लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू क्या होगी, U। लेकिन ये यू इस ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से इस तरफ की तरफ दूरी है, तो इस तरफ की दूरी क्या होती है आप जानते हैं मैथ में, ओरिजिन, इधर की दूरी प्लस इधर की माइनस, तो इसलिए बच्चों यू माइनस रखा गया है। मैंने भी बताया छोटे कोण के लिए साइन एन हट जाता है, तो यहाँ से टेन हटेगा, ओनली अल्फा बचेगा। इसी प्रकार से बच्चों ट्रायंगल BNM में देखा जाए, BNM में, BNM में देखेंगे आप, तो जैसे आप देख रहे होंगे तो ये ट्रायंगल में 10 बीटा लगा दिया जाए तो 10 क्या होता है, लंब। लंब का मतलब MN। आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, V। मूल बिंदु के इस तरफ होने के कारण माइनस, यहाँ से 10 हट जाएगा, बीटा बचेगा। इसके बाद CNM, CNM 10 गामा, 10 गामा, 10 होता है लंब यानी MN। आधार की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक R, ओरिजिन के इधर होने के कारण मूल बिंदु से इधर माइनस की R। 10 हटा देंगे, गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि N2 लिखा था, अल्फा की वैल्यू रख दी गई, माइनस N1 लिखा था, बीटा की वैल्यू रख दी, बराबर में क्या लिखा था, यहाँ पे इक्वल में गामा और N2 माइनस N1, तो गामा की वैल्यू रख दी गई है और ये गामा की वैल्यू। बच्चों यहाँ से और यहाँ से अगर आप देखें गौर से तो माइनस का MN कॉमन है, N2 बाई वी माइनस का N1 बाई यू, MN बाई आर इक्वल में ये माइनस से माइनस कट जाएगा, MN से MN कट जाएगा, तो ये इतना रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों ये पेपर में रिजल्ट यहाँ तक भी पूछा गया है तो इसको भी याद रखना। इसके बाद अगर ये बच्चों इस साइड में हम लोग सभी में N1 से डिवाइड कर दें, ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। N1 से डिवाइड कर देते हैं तो N2 बाई N1 सभी में N1 से डिवाइड कर दिया गया। और अब एक छोटी सी बात जानते हैं कि N2 बाई N1 ही N होता है, इसलिए बच्चों N1 से डिवाइड कर रहे हैं कि N2 के बाई में अगर N1 आ जाएगा तो वो N बन जाता है। ठीक है, तो N2 बाई N1 क्या बन जाएगा, N। यहाँ से N1 से N1 कट जाएगा 1 बाई यू, और यहाँ से N2 बाई N1 N हो जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा 1 बचेगा, तो N बाई वी माइनस 1 बाई यू, ये पूरा ऐसे। और बच्चों यही इस प्रूविंग का रिजल्ट भी आता है। ठीक है, चलते अपने हम लोग तीसरे आंसर पे। तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले आपको इसमें धारिता की डेफिनेशन बतानी है, तो देखिए कैसे कि किसी चालक द्वारा, कोई भी बच्चों चालक है, चाहे वो आप इन्वर्टर की ही बात क्यों ना कर लें, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, इन्वर्टर देखते हैं अपने आप को चार्ज करता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आवेश को एब्जॉर्ब कर रहा है, धारण कर रहा है, समाहित कर रहा है। तो किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता का मापन, कि वो कितना आवेश को ग्रहण कर रहा है, का मापन ही धारिता कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का फार्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं, Q बाई वी होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कभी कभार छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। सी बच्चों क्या है, धारिता, और आप जानते हैं धारिता के दो मात्रक होते हैं,
पहला तो सीधा सीधा होता है फेरेड। अगर यहाँ से बनाना चाहें तो ऊपर आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम जिसको सी लिखा गया है, वी विभव, विभव का मात्रक वोल्ट लिखा गया है। यानी धारिता का सीधा सीधा आप मात्रक याद रखिएगा फेरेड, जो कि सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, अब इस सवाल को आगे पढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में एक फिगर भी दिया जा रहा है, ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता, टोटल बच्चों धारिता दी जा रही, यहाँ पे निकालनी नहीं, दी जा रही। कह रहे 2 माइक्रोफैरड है, तो कह रहे संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए, संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि तुल्य धारिता ए और बी के बीच ये एक फिगर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया तरह से आपको समझ में आएगा। टोटल बच्चों धारिता कितनी दी जा रही है ए और बी के बीच, सवाल में बताई गई है 2 माइक्रोफैरड है। सी ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ए बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। इनका कहना है सी की वैल्यू बताओ, इस सी की वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखें आप। अगर आप बच्चों ये 2 माइक्रोफैरड देखें तो दोनों ही समांतर क्रम में, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। समांतर क्रम में बच्चों आप सभी जानते हैं धारिता का टोटल फार्मूला जो होता है C बराबर C1 प्लस C2। कहीं कहीं C3 भी लिख देते हैं, वो तब लिखते हैं बच्चों जब यहाँ पे 3 चीजें लिखी होती, लेकिन सिर्फ 2 ही चीजें। यहाँ पे C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब जैसे ही ये 4 हो जाएगा तो इन दोनों को आपने क्या किया, कंबाइंड करके 1 कर दिया है। ये कुछ फिगर आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला ऐसे वैल्यू लिखी, ये ऐसे वैल्यू लिखी, ये वाली ये, और इन दोनों को मिला के 1 हो गया, जो कि ये और हो कितना गया है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब अगर आप इस फिगर को फिर से देखें तो ये दोनों किस क्रम में हो गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो आप क्या कहेंगे, 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं बच्चों धारिता का फार्मूला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। ठीक है, तो 1/c, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू 4 और 4 है, दोनों में बच्चों एलसीएम सेम है। 1/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/4। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 आएगा, तो C की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर आपने देखा कि इन दोनों को 1 कर दिया गया तो कुछ नया फिगर आपको इस जैसा दिखेगा। दोनों को 1 कर दिया गया तो 2 बन चुका है, ये वाला 2 ऐसे लिखा है, ये वाला C ऐसे लिखा है। ठीक है, मैं कहूँगा आपसे जब भी आप बच्चों इस सवाल को बोर्ड एग्जाम में करें तो फिगर बना के ही करें। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी फिगर से सबको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे गलतियां आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आप इस तरह फिगर बना बना के कर रहे हैं और आपको समझ में भी ज़्यादा आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फिर से आप जानते हैं C बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना है, 2 और 2, C2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों इन दोनों को आपने 1 कर दिया तो 1 बन गया, वो इस तार से ज्वाइंट होगी, कुछ फिगर ऐसा दिखेगा। ये C लिखा, इन दोनों को 1 कर दिया गया 4। दोनों किस क्रम में है बच्चों, यहाँ पे श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप सभी जानते हैं रिजल्ट क्या आता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस C2। अब ये टोटल बन जाएगा। ठीक है, सी टोटल यहाँ पे कितना दिया गया बच्चा, तो 2 दिया गया था, C1 कितना दिया गया, C2 कितना दिया गया 4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को इधर कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, 2 और 4 का लासा बच्चों 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1/c, 4 2 में 1 जाएगा, एक बचेगा, 1/4 बराबर C। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइक्रोफैरड। चौथे सवाल पे बच्चों हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह बनाइए और इनकी कार्य विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलईडी भी कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को एलईडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट, एल का मतलब लाइट, ई का मतलब एमिटिंग यानी कि उत्सर्जक, डायोड लाइट एमिटिंग डायोड। पेपर में बच्चों इसका एलईडी का फुल नेम भी आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे, ये एलईडी का फुल नेम है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा एलईडी की, आप सभी जानते हैं, आपके सभी के घर में एलईडी लगी हुई है, सभी का आप जानते हैं कि एलईडी का काम क्या है। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी युक्ति है जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा को, तो एलईडी लगती है आप देखते हैं कि उसमें एनर्जी लेता है वो। ठीक है, और वो क्या करता है,
एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइट में, विकिरण ऊर्जा में। ठीक है, तो जो बैटरी की वैद्युत ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन करती है। बड़ी सिंपल सी है, विकिरण ऊर्जा का मतलब समझ गए, लाइट यानी कि प्रकाश में परिवर्तित कर देती है, प्रकाश में को हम लोग कहते हैं विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी युक्ति है जो बैटरी की वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बैटरी की वैद्युत ऊर्जा मतलब जो लाइट घर पे आती है तारों के माध्यम से। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एलईडी का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो बच्चों एलईडी का कुछ इस तरह से फिगर बनता है। ठीक है, ये तारों के माध्यम से एलईडी में लाइट जा रही है, लाइट जाने के बाद एलईडी जलेगी और उससे क्या निकलेगा, प्रकाश। तो प्रकाश निकलने का ये साइन बताया। एलईडी में एक पीएन संधि डायोड होता है और उसके साइड में एक आर लगा होता है यानी कि प्रतिरोध। आपने कभी सोचा है कि एलईडी जल्दी फ्यूज क्यों नहीं होती है? एक पहले बल्ब आता था 10 रुपए वाला, अगर आपको याद हो, पीली पीली रोशनी देता था, तो आपने देखा होगा कि वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था। उसका कारण क्या होता था? क्योंकि उसके साथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होता था, प्रतिरोध नहीं लगा होता था। अब प्रतिरोध नहीं लगा होता तो जैसे क्या होता है, तो कभी कभार ज़्यादा वोल्टेज आता था तो वो बल्ब फ्यूज हो जाता था। एलईडी में ऐसा कोई भी केस नहीं। एलईडी में जैसे बच्चों ज़्यादा प्रकाश आएगा, सॉरी ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो क्या होता है कि जो नया रजिस्टर इसके साथ लगा हुआ है एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ज़्यादा वोल्टेज इसमें जाएगा पीएन संधि में, उससे पहले वो इससे गुजरेगा। तो क्या करेगा, वो ज़्यादा वोल्टेज को बच्चों ये अपने आप में समाहित कर लेता है, तो एलईडी जल्दी फ्यूज नहीं होती। समझ पा रहे हैं? तो ये एलईडी का प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि एलईडी ये वर्क कैसे करती, तो वर्किंग प्रोसेस देखिए इसका। ठीक है, ये एलईडी बच्चों पूरा एक प्रकार से लॉन्ग आंसर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जब एलईडी को अग्र अभिनत में रखा जाता है, अग्र अभिनत में क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं पी और एन, जब पी का सिरा किससे जुड़ जाए, बैटरी के प्लस से, और एन वाला सिरा बैटरी के किससे जुड़ जाए, माइनस से, तो इस प्रकार के संयोजन को बच्चों कहा जाता है अग्र अभिनत। जब एलईडी को अग्र अभिनत में किया जाता है तो एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक, आप जानते हैं एन क्षेत्र में कौन होता है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा होते हैं तो उसको नाम होता है बहुसंख्यक, यानी बहुत बड़ी मात्रा में कौन है, इलेक्ट्रॉन। किस क्षेत्र में, एन क्षेत्र में। ठीक है, संधि को पार करके पी क्षेत्र में, कहने का क्या तात्पर्य, इस पूरी वर्किंग प्रोसेस को बच्चों आप यहां से समझें। एलईडी कौन से अभिनत में है, अग्र अभिनत में। अग्र अभिनत में होने के कारण पी क्षेत्र, एन क्षेत्र में कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में कौन ज्यादा है, कोटर। एन क्षेत्र के बहुसंख्यक यानी इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आएंगे, और पी क्षेत्र के बहुसंख्यक कौन, कोटर, वो किधर जाएंगे, एन क्षेत्र में जाएंगे। संधि को पार करके पी क्षेत्र में, तथा पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटर संधि को पार करके एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार सीमा संधि पर अल्पसंख्यक वाहकों का सांद्रण साम्यावस्था से अधिक होता है। संधि पर उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से कोटर जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही, अल्पसंख्यक वाहकों का सांद्रण साम्यावस्था से अधिक हो जाता है। साम्यावस्था से अधिक हो गया है, अतः पुनः साम्य स्थापित करने के लिए दोनों ओर के अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहक बहुसंख्यक वाहकों से संयोजित हो जाते हैं। संधि पर आए कोटर और इलेक्ट्रॉन, संख्या ज्यादा हो रही, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या करेंगे, एक दूसरे से संयोग कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, कोटर के ऊपर प्लस, जैसे संयोग करेंगे संख्या धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। अब संख्या कम हो रही, फिर से साम्यावस्था स्थापित करनी, फिर से उधर से कोटर आएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस संयोजन प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे से बच्चों क्या करेंगे, संयोजित हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस संयोजन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कोटर एक दूसरे को खत्म करेंगे तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर बच्चों आपको बताना है, परिणामी वोल्टता और वोल्टता बच्चों क्या है भी, वोल्टता एवं धारा में क्या बताना है, परिणामी वोल्टता पहले तो बतानी है, फिर आपको इसमें बताना है वोल्टता एवं धारा में कलांतर यानी कि 5, और एक फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले फिगर में जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से बच्चों सवाल लगाएंगे और वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल बच्चों बहुत आता है, इसको जरूर याद रखना। परिणामी वोल्टता को कभी कभार बच्चों पेपर में परिणामी वोल्टता नहीं लिख के कह देते हैं विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तब भी यही है। और कभी कभार कहते हैं विभवांतर ज्ञात कीजिए, तब भी यही है। तो इसके कई नाम है, याद रखना। VL 20 दिया गया है, ये जो साइन होता है सी का होता है, धारिता, यानी कि ये वी वी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये विभव है। ठीक है, XL और XC नहीं है, ये क्या है R, लेकिन ये क्या है, विभव।
तो VR यानी 9 वोल्ट। ठीक है, परिणामी वोल्ट तक आप जानते हैं सभी बच्चे LCR परिपथ में फार्मूला। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है LCR चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आप बढ़िया सारे फार्मूले आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, V बराबर क्या होता है अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। यहाँ से VL और VC सबकी वैल्यू रख दी गई। ठीक है, अभी पीछे लिखी थी। यहाँ से 10 20 में जाएगा 11, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 का वर्ग। बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 9 का स्क्वायर 2.9 मत समझना इसे। ठीक है, ये 2 9 का स्क्वायर लिखा है। क्यों ऐसा? एक्स स्क्वायर को जोड़ने पे अगर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं तो आप सोचिए जरा x की जगह आज 9 लिखा है तो 2 9 का स्क्वायर। 2 में स्क्वायर है नहीं तो वो √2, 9 में स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, केवल 9 बन जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं 81 प्लस 81 जोड़ के भी यही आएगा। फिर हमें क्या बताना है? कलांतर। कलांतर बच्चों आप जानते हैं पाई के 2 फार्मूले होते हैं, 2 से 3 फार्मूले होते हैं। हमें ऐसा लगाना है जिसमें विभव वाला आ जाए, विभव के सारे टर्म्स दिए गए हैं। तो आप जानते हैं फाई बराबर tan इनवर्स VL माइनस VC बाई VR होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? VL की वैल्यू 20 है, VC की वैल्यू 11 थी, VR की वैल्यू 9 थी, सभी की वैल्यू पुट की 20 में से 11 जाएगा 9, 9 में से 9 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और एक वैल्यू 10 में आप जानते हैं 10 45 की होती है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं या तो सिर्फ 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। LED आज हम लोगों ने बच्चों पहली बार प्रैक्टिस सेट में पढ़ी है तो इसको आप जरूर याद कर लें। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने पहले लॉन्ग आंसर पे। पहला लॉन्ग आंसर आप सभी के सामने लिखा हुआ है। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि संधि डायोड के बारे में पूछा जा रहा है। और एक मिनट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाँ, संधि डायोड क्या है? बच्चों सबसे पहले पूछा जा रहा है कि संधि डायोड क्या है, तो संधि डायोड के बारे में समझ लेते हैं। जब P टाइप अर्धचालक को N टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो दोनों क्षेत्रों के बीच परिसीमा को PN संधि कहते हैं। संधि डायोड में क्या है कि P क्षेत्र को N टाइप से जोड़ेंगे, N टाइप अर्धचालक से जोड़ देते हैं, तो दोनों क्षेत्रों के बीच में जो परिसीमा होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? PN संधि कहते हैं। जैसे ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके जो बीच का जो भाग है ये इसको हम लोग कहते हैं PN संधि। संधि का मतलब ही होता है, जैसे लोग कहते हैं कि दो पहले राजा हुआ करते थे उसमें संधि हो जाती थी, यानी संधि का मतलब होता है बीच का ये भाग। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमसे क्या कहा गया है कि संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए। अग्र अभिनत का आपको परिपथ बनाना है। अग्र अभिनत अभी मैंने डिस्कस किया था कि पी क्षेत्र किससे जुड़ जाए? बैटरी के प्लस से, और एन क्षेत्र किससे जुड़ जाए? बैटरी के माइनस से। पी क्षेत्र में कौन होता है? कोटर। कोटर को कैसे बनाते हैं? सर्कल का जैसा छोटा छोटा साइन। और एन क्षेत्र में कौन उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइन कैसे बनाना है? सर्कल को पूरा डार्क कर देना है। ठीक है, कोटर किधर जाएंगे? उस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि कोटर होता है प्लस, और प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की ओर, तभी तो आकर्षण बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस, माइनस किधर जाएगा? प्लस की ओर। तो ये डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो ये बच्चों जो फिगर आप देख रहे हैं पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत है। फिर उन्होंने कहा है पीएन संधि का अभिलाक्षणिक वक्र भी बताना है। अभिलाक्षणिक वक्र कैसे होता है ये इसका फिगर याद रखेंगे। अभिलाक्षणिक वर्ग, ये बच्चों पीएन संधि का अग्र अभिनत भी होता है। इधर वाला पार्ट अग्र अभिनत है, इधर वाला उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम का दूसरा नाम पश्च अभिनत भी होता है। ठीक है, पूछा गया इसमें, अगर आप प्रश्न को ध्यान से रीड कर रहे होते तो पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ आरेख बनाइए। दोनों स्थितियों में अभिलाक्षणिक वर्ग भी वक्र भी दिखाना है, तो अभिलाक्षणिक वर्ग इसका ये होता है, याद रखेंगे। इसके बाद फिर आपसे क्या पूछा गया इसमें? पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत, इसका उल्टा होता है। पी किससे जुड़ जाएगा? माइनस से। एन किससे जुड़ जाएगा? प्लस से। पी क्षेत्र में कौन होते हैं? कोटर। एन क्षेत्र में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कोटर प्लस का होता है, किधर गति करेगा? माइनस की तरफ, तो इस बार माइनस इधर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, किधर गति करेगा? प्लस की ओर गति करेगा। फिर बच्चों इसमें एक बहुत ही अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है, देखिए वो क्या। दिए गए परिपथ में अमीटर ए एवं अमीटर A1 एवं A2 का पाठ्यांक क्या होगा? डायोड D एक आदर्श डायोड है। ठीक है, पाठ्यांक का मतलब बच्चों क्या हो रहा है? आपको धारा बतानी। ठीक है, तो देखिए कैसे ये फिगर दिया गया है। सबसे पहली बात, डायोड आप देख रहे हैं इस फिगर में, एक डायोड ये लगा हुआ। ठीक है, यानी पीएन संधि डायोड। डायोड डी जो है बच्चों वो उत्क्रम में है। उत्क्रम अभी मैंने आपको जस्ट अभी उत्क्रम बताया है कि पी क्षेत्र किससे जुड़ जाए? माइनस से। एन क्षेत्र किससे जुड़ जाए? प्लस से। तो
तो आप देखिए ये पी है और पी किससे जुड़ा है, जाके ध्यान से देखिए तो माइनस से, और एन किससे जुड़ा है, प्लस से, यानी उत्क्रम में हो गया। और उत्क्रम डायोड में बच्चों क्या होता है कि अगर उससे कोई भी प्रतिरोध जुड़ा है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी 5 ओम में बच्चों कोई भी धारा नहीं। 5 ओम में कौन सा अमीटर लगा हुआ है बच्चों, A1, और जब इसमें धारा ही नहीं जा रही है तो A1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0। क्यों 0 आ रही, क्योंकि ये उत्क्रम है और उत्क्रम में धारा बहती नहीं, तो 5 में धारा जाएगी नहीं। 5 किससे जुड़ा है, A1 से, A1 में धारा 0। इसके बाद जब बच्चों ये चीज हट गई है, आप इसको ऐसे मान के चलें कि ये चीज यहाँ पे नहीं लगी है, तो अब केवल इतना सा फिगर है नीचे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं 10 वाला है, ठीक है। डायरेक्ट ये टोटल इसमें भी हो जाएगा, तो आप कहेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V कितने वोल्ट की बैटरी, 2। R कितना बचा, 10। 10 नीचे जाएगा 2/10, यानी I की वैल्यू 1.5, 1/5। और 1/5 का मतलब अगर बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 एम्पियर, और यानी कि जो 5 ये किस में धारा है, 10 वाले पे, और दिस किससे जुड़ा है, A2 से, यानी A2 में जो बहने वाली धारा है वो 0.2 एम्पियर की। समझ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लॉन्ग आंसर था, इसमें हम लोगों ने कुछ नई नई चीजें सीखी हैं। चलते हैं बच्चों हम लोग इसके बाद अपने अगले और अंतिम लॉन्ग आंसर पे। अंतिम लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 का आपको निगमन करके दिखाना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें एक छोटा सा सवाल भी लिखा है। तो सबसे पहले दो लेंसों को हम लोगों ने टच करा के रख दिया है। पहले लेंस को हम लोग L1 कहेंगे, दूसरे लेंस को L2 कहेंगे, और इनके पहले लेंस के सामने पॉइंट ए पर एक वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, ऑब्जेक्ट u दूरी पर है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस से अपवर्तित होकर अपवर्तन के बाद बच्चों बी पर फिगर बना रही है, इस बात को याद रखें। पहले लेंस के लिए वस्तु ए पर है और इसका फिगर बी पर बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, वी डैश दूरी पर। ये बना हुआ प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, जिससे चलकर प्रकाश किरणें बच्चों फाइनली में सी पर यानी कि वी दूरी पर प्रतिबिंब बनाएंगी। पहले लेंस की फोकस दूरी को हम f1 मान रहे हैं और दूसरे लेंस की फोकस दूरी को f2। पूरे फिगर का जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ध्यान से। माना दो पतले उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरियां क्रमशः रिस्पेक्टिवली f1 और f2 है, को एक दूसरे के संपर्क में चित्रानुसार रख दिया गया है। इस चित्र के अनुसार भांति रखा गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दो लाइनें आपको इस फिगर से समझ में आ रही। अब इसके बाद इस फिगर में जो ये डाटा लिखा गया है इसका एक्सप्लेनेशन है। वस्तु ए प्रथम लेंस L1 से u दूरी पर रखी है। प्रथम लेंस L1 से u दूरी पर रखी है। वस्तु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात v डैश दूरी पर बी पर प्रथम प्रतिबिंब बनाती हैं। यह बना हुआ प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिससे चलकर प्रकाश किरणें लेंस L2 से अपवर्तन के पश्चात C पर प्रतिबिंब बनाती है। इसके बाद बच्चों जो मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इस चित्र को समझाते हुए दिया है। इसके बाद बच्चों आपको प्रूविंग करनी है, तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/v। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, ठीक है। अब बात बच्चों होगी पहले लेंस से, ठीक है। इस बात को गौर से सुनना। पहले लेंस से यहाँ से कितनी दूरी पर वस्तु है, u का मतलब वस्तु की दूरी u ही है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, v डैश। यानी पहले लेंस की अगर बात की जाए बच्चों, तो v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से कितनी है, v डैश, तो v की जगह v डैश। u क्या है, वस्तु की दूरी u। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि v की जगह v डैश, u की जगह u। बात करते हैं दूसरे लेंस की, तो पहले लेंस का फोकस f1 दूसरे लेंस का फोकस f2 हो जाएगा। v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे लेंस के लिए अगर आप देखें तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v, और वस्तु कितनी दूरी पर है, v डैश। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी u की जगह v डैश, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से जोड़ोगे तो ये, इसको जोड़ोगे तो ये। यहाँ से आप देख रहे हो माइनस का 1/v डैश प्लस का 1/v डैश कैंसिल आउट हो रहा है, जो बचा उसका पार्ट ऐसे लिख लिया। इसके बाद क्या किया, ये ऐसे लिखा हुआ 1/v माइनस 1/u ऐसे लिखा है। आप जानते हैं समीकरण 1 से
इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है 1/f। यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को 1/f लिख दिया समीकरण 1 से, और आप देख रहे हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया। इससे पहले भी मैंने बच्चों आपको ये प्रूविंग पढ़ाई है, आज मैंने थोड़ा स्पीड से बताई है। इससे पहले आपको वीडियो का ऊपर देखेंगे, या तो आप वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, थंबनेल में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर बात करें, इसमें एक न्यूमेरिकल का भी छोटा सा पार्ट था। वो क्या था कि प्लस का 5 डायोप्टर और माइनस को 2 डायोप्टर क्षमता के 2 संपर्क में रखे गए हैं। पहले की क्षमता 5 डायोप्टर है, दूसरे की क्षमता -2 डायोप्टर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी मतलब बच्चों f बताना है। तो पावर दी गई है P बराबर P1 प्लस P2, सभी बच्चे जानते हैं। P1 की वैल्यू 5 है, P2 की वैल्यू -2 है, 5 में 2 जाएगा 3, और P बराबर आप जानते हैं 100/f होता है। P की वैल्यू कितनी दी गई है 3, 3 नीचे जाएगा, f ऊपर 100/3, 100 में 3 से डिवाइड करेंगे 33.333 चलता रहेगा। यानी बच्चों जो संयुक्त लेंस की फोकस है वो 33.33 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम के बच्चों बहुत नज़दीक हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों मैंने लगातार आपको बताया है कि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपकी फिजिक्स की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों साबित होंगे, क्योंकि इससे आप अपनी पूरी फिजिक्स की तैयारी को बड़ी आसानी से बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बच्चों लाइक भी जरूर करें, और शुरुआत ही मैंने बच्चे आपको बताई थी कि फिजिक्स की तैयारी को सरल बनाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट आप पूरा वॉच करें। सारी की सारी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी, और जिन बच्चों को फिजिक्स की प्रूविंग नहीं तैयार है वो फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक प्रूविंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।